सुबह 7:30 सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम दिखाएंगे खेती किसानी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ, सुर्खियों के साथ। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल की नई तकनीक किसानों के लिए लाभदायी। किसान खेत में तालाब खुदवाकर मछली पालन के साथ ही उसी खेत में मुर्गी पालन, सब्जी और बागवानी करके कमा सकते हैं कई गुना मुनाफा, कहा सीतापुर के उप कृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद आम की खेती के लिए है विश्व भर में प्रसिद्ध। आम की खेती करने वाले किसानों के लिए लगेगी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, जिससे किसानों की बढ़ेगी आय, कहा केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने। और इसके साथ वक्त है इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्दी ही लौटेंगे। आप देखते रहिए किसान समाचार। On global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम दिखाएंगे खेती किसानी और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय का उद्घाटन, कहा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई प्रौद्योगिकी के साथ कार्य कर रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किया पौधा प्राधिकरण भवन का शिलान्यास, कहा पौधा प्राधिकरण के माध्यम से हो रहा है किसानों के अधिकारों का संरक्षण।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वन हेल्थ कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिकलिटी पर हितधारकों के साथ परिचर्चा का किया आयोजन। इसके जरिए देश में वन हेल्थ इकोसिस्टम के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। भारत में वन हेल्थ को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी तौर पर लागू करने की संभावनाओं को किया गया उजागर। एपीडा ने लद्दाख के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए की साझेदारी। इस कदम से इलाके के किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। और महाराष्ट्र में मानसून की वजह से हो रही भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ स्थिति पर चर्चा। उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। तो ये थी किसान समाचार की सुर्खियां। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रीय किसान कल्याण समिति के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया। और राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति पीएम किसान योजना और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निगरानी इकाई के रूप में कार्य करेगी। केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से भी अधिक किसान परिवारों के खातों में 1.37 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। केंद्र सरकार देश के एक्सपर्ट्स, आईटी कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई प्रौद्योगिकी के साथ कार्य कर रही है। UIDAI के साथ आधार एकीकरण, मोबाइल ऐप का शुभारंभ और CSC KCC के साथ एकीकरण और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए भूमि रिकॉर्ड डाटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से विभिन्न तकनीकी समाधान विकसित किए जा रहे हैं। अगली खबर, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों को लेकर भ्रम के कारण आंदोलन कर रहे किसान बसों में सवार होकर नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर धरना स्थल पर पहुंचे। यहां किसानों ने न केवल कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया, बल्कि जंतर मंतर परिसर में नारेबाजी कर राहगीरों के लिए भी परेशानी खड़ी कर दी। पेश है हमारे संवाददाता OP यादव की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ बीते 7 महीनों से भ्रम के चलते विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन जंतर मंतर पहुंचे। प्रदर्शन के मद्देनजर सुबह से ही जंतर मंतर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच बसों में सवार होकर किसान जंतर मंतर पहुंचे। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत सहित अन्य किसान भी कोविड प्रोटोकॉल का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते दिखे। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी किसानों ने पूरे जंतर मंतर पर कब्जा कर लिया और जमकर नारेबाजी की और शोरगुल मचाया। किसानों की वजह से जंतर मंतर से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसानों ने रास्ता रोक दिया, इसलिए दिक्कत हो रही है हमें आने जाने में। ऑटो वाला भी नहीं मिल रहे और ऑटो वाला आ भी नहीं रहता। अंदर हो रहे रास्ता इस बारे बंद है। सिब्बी जाना था हमें, अब घूम के जा रहे हैं हम। नहीं, यहाँ से पास में तुरंत जा सकते थे, अभी पूरा अगर जाना है तो फिर घूम के जाना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आंदोलन की आड़ में उपद्रव और शोरगुल करने वाले किसानों और अन्य उपद्रवियों पर पैनी नजर रखी हुई है। प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों ने इस दौरान जमकर हल्ला काटा। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच पुलिसकर्मियों ने जंतर मंतर के दोनों तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है। जंतर मंतर के धरना स्थल पर पुलिस ने 200 किसानों को शर्तों व नियमों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी है। कृषि सुधार कानूनों को लेकर भ्रम के चलते कुछ किसान संगठन दिल्ली में आंदोलनरत हैं और इन्हीं किसान संगठनों ने जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से धरना प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने पूरे प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत देते हुए किसान संगठनों को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी। हालांकि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का किसान संगठनों ने न केवल जमकर उल्लंघन किया, बल्कि हुदंगड़ मचाते हुए यहाँ आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी भी खड़ी कर दी। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली।
और अब अगली खबर, लद्दाख के किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। एपीडा ने लद्दाख के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के अधिकारियों के साथ साझेदारी की है। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। लद्दाख से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, किसानों के साथ साथ उद्यमियों की आय में बढ़ोतरी के लिए एपीडा काम कर रहा है। बागवानी, कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग विभागों और उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर एक कार्य योजना तैयार एपीडा कर रहा है और फल, दवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाले सी बकथॉर्न, खुबानी और जैविक उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एपीडा ने लद्दाख का दौरा कर बातचीत की और इसके तहत पहचान प्रणाली शुरू करने, किसानों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उत्पादों के मूल्य संवर्धन के कार्य किए जाएंगे। एपीडा क्षमता निर्माण, लद्दाख के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग और लद्दाख को एक जैविक क्षेत्र बनाने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। एपीडा लद्दाख के उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए विशेष सहायता प्रदान करेगा। सी बकथॉर्न की ब्रांडिंग पर उसका खासा जोर रहेगा। एपीडा ने लद्दाख के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान खेती में रसायनों के न्यूनतम उपयोग या फिर नहीं उपयोग करने पर की आवश्यकता पर जोर दिया। एपीडा ने लद्दाख के उत्पादों के ब्रांडिंग में मदद करने के लिए रसायनों और उर्वरकों का उपयोग न करने और पहचान प्रणाली शुरू करने का आग्रह किया है। इस कदम के जरिए साल 2025 तक लद्दाख को एक जैविक क्षेत्र बनाने का लक्ष्य हासिल करना है। मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत लद्दाख के अधिकारियों ने एक जैविक अध्ययन समूह बनाया है। जैविक प्रमाण पत्र देने के दस्तावेजों का मसौदा और उसके प्रमाणीकरण करने की प्रक्रिया को तैयार किया जा रहा है। DIHAR द्वारा लद्दाख प्रशासन को तकनीकी सहायता दी जा रही है। किसानों को -25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पत्तेदार सब्जियां उगाने में मदद मिल रही है। लद्दाख में कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एपीडा, लेक और लद्दाख जिलों के कृषि और बागवानी विभागों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है। जम्मू के शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय DIHAR और उद्यमियों के साथ भी एपीडा लगातार काम कर रहा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वन हेल्थ कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिकलिटी विषय पर विभिन्न हितधारकों के साथ एक पैनल परिचर्चा का आयोजन किया। इसके जरिए देश में वन हेल्थ इकोसिस्टम के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। ये एक ऐसा मंच था जहां हितधारकों ने चुनौतियों, अवसरों, कमियों, पारंपरिक अक्षमताओं, अगले कदमों और देश में वन हेल्थ पहल के कुशल एवं प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर चर्चा की। पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का अटूट संबंध है। पशु स्वास्थ्य के प्रभावी प्रबंधन ने मनुष्यों में बीमारी के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार काफी धन की बचत होती है, जिसका उपयोग अंततः मनुष्यों में संक्रमण की रोकथाम और उससे मुकाबला करने में किया जाएगा। जमीनी स्तर पर वन हेल्थ की अवधारणा समय की मांग है, जहां मनुष्यों, घरेलू पशुओं, वन्य जीवों, पौधों और पर्यावरण के इष्टतम स्वास्थ्य के लिए आपसी तालमेल के साथ सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सकता है। वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट की स्थापना के जरिए वन हेल्थ ढांचे को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पहल से राष्ट्रीय स्तर पर पशु स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और बीमारियों को कम, जीव स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों, सार्वजनिक एवं निजी दोनों के सहयोग एवं ताकत का फायदा उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए वित्त पोषण करने की आवश्यकता है, ताकि उपयुक्त समाधान विकसित किया जा सके। अगली खबर महाराष्ट्र से। भारी बारिश से महाराष्ट्र के कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारतीय सेना और नौसेना की टीम महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव अभियान में मदद कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई ने राज्य प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ बचाव दल और हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध कराया है। प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ के बावजूद गुरुवार को 7 नौसैनिक बचाव दल मुंबई से रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में तैनाती के लिए रवाना हुए। साथ ही रायगढ़ जिले से फंसे कर्मियों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। नौसेना के बाढ़ बचाव दल पूरी तरह से जेमिनी रबर बोट, लाउड हैलर, लाइफ जैकेट से लैस हैं।
कुछ बचाव दलों में नौसेना के प्रशिक्षित गोताखोर और गोताखोरी के उपकरण भी शामिल हैं। इससे पहले रायगढ़ जिले के तलिये गांव में भूस्खलन की घटना हुई थी। भूस्खलन से लगभग 30 घर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। घटना में अभी तक कितने लोग प्रभावित हुए हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का कहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश और वहां बाढ़ की स्थिति पर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की और भारी बारिश एवं बाढ़ के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हर किसी की सुरक्षा एवं कुशलता की कामना करता हूं। और इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान और उठाए गए कदमों की जानकारी दी। हजारों सालों से नदियों के किनारे सभ्यताओं ने जन्म लिया। इंसानी गुजर बसर का मुख्य केंद्र भी नदी के इर्द गिर्द ही था, लेकिन समय के साथ ही नदियों से हमारा रिश्ता बदला है और ज़रूरत इस बात की है कि नदियों को शहरों के नियोजन के साथ जोड़ा जाए। इसके मद्देनज़र राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने मिलकर नदियों के विकास से जुड़ा हुआ एक मास्टर प्लान तैयार किया है। अब शहरों के विकास के साथ नदियों का पुनरुद्धार होगा मुमकिन। शहरों के विकास की योजनाओं को बनाते समय उससे जुड़ी नदियों को भी समायोजित करना होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने मिलकर अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान बनाया है, जिसके तहत गंगा नदी से जुड़े 5 राज्यों में शहरों के बीच नदी के विकास और उचित प्रबंधन पर जोर होगा। 10 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। हाल ही में इसका उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। शहरों का कनेक्ट रिवर के साथ बिल्कुल बना रहे, चाहे वो नदियों के किनारे के घाटों की व्यवस्था हो, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हो, जो शहर के अंदर जो वाटर बॉडीज हैं, वेटलैंड्स हैं, उसके संरक्षण का कार्य हो, या जो नदियों का फ्लड प्लेन है, जो नदियों की अपनी भूमि है, उसको सुरक्षित रखने का कार्य हो, इन सबों को लेकर के एक हम रिवर सेंसिटिव मास्टर प्लान के बारे में कार्य कर रहे हैं। 2041 के मास्टर प्लान के हिसाब से इसे इजाद किया गया है। इसमें सैद्धांतिक रूप से व्यापक शोध और विश्लेषण के साथ भविष्य में शहरों को नदियों के विकास के लिए जरूरी तमाम टूल्स मुहैया कराए गए हैं, जो सिटी प्लानर के लिए मददगार सिद्ध होंगे। वर्तमान में कानपुर शहर में पहली बार इस अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान को प्रायोगिक रूप से चलाया जा रहा है। एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट नहीं, हमारा ये है कि जो भी कार्य करें वो 4400 अर्बन लोकल बॉडीज में कैसे फैले और उसका फायदा 4000 अर्बन लोकल बॉडीज को कैसे मिले। तो उस उद्देश्य के साथ रखते हुए हमने इस फ्रेमवर्क को बनाया और यही था कि एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन सिटीज़ को दिए जाए जब वो अपनी सिटी का मास्टर प्लान बनाते हैं तो उसको रिवर के साथ कैसे जोड़ें। शहरों के साथ नदी के विकास से जुड़ा यह अपनी तरह का विश्व का पहला अर्बन रिवर मास्टर प्लान है, जिसके तहत हर शहर अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करेगा, जिसमें नदी विकास और उसके संरक्षण से जुड़े हर बिंदु पर गौर किया जाएगा। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन्हीं में से एक है कांगड़ा जिला में नगरोटा बगवा के आमतराड़ निवासी सुरेश उपाध्याय, जिन्होंने शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त होकर बागवानी शुरू कर एक मिसाल कायम की है। देखिए रिपोर्ट। ये है कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा के एक छोटे गांव आमतराड़ निवासी सुरेश उपाध्याय, जिन्होंने शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होकर बागवानी शुरू की और आज वे एक प्रतिष्ठित बागवान के रूप में जाने जाते हैं। सुरेश उपाध्याय ने 700 के करीब सेब के पौधे और लगभग इतने ही कीवी और लीची के पौधे लगाए हैं। यही नहीं, सुरेश उपाध्याय ने 2 हेक्टेयर भूमि में आम के पौधे भी लगा रखे हैं। उनका कहना है कि वे सालाना 6 से 7 लाख रुपए कमा लेते हैं। मैंने ये सेब के पौधे 750 के करीब हैं
जिसमें पिछले साल 20-22 क्विंटल सेब निकला और 2 लाख से ऊपर जो है वो आमदनी हुई। इस बार अभी तुड़ान लगा है, देखते हैं इसका क्या बनता है। साथ में मेरे पास लीची के 125 पौधे हैं जिनकी आयु 40 वर्ष हो गई है। उससे मुझे 2-2.5 लाख रुपया सालाना आमदनी होती है। सुरेश उपाध्याय ने खुद बागवानी शुरू करने के साथ साथ अपने पोते प्रियंक उपाध्याय को भी नौकरी के पीछे भागने के बजाय बागवानी में पैर जमाने के लिए प्रेरित किया। प्रियंक का कहना है कि उन्होंने अपने दादा से बागवानी के क्षेत्र में बहुत सी जानकारियां हासिल की है और वे अपने दादा के काम की देखरेख के साथ साथ सब्जियां भी उगा रहे हैं। प्रियंक के अनुसार वे रोजाना सब्जी उत्पादन में 1000 रुपए कमा लेते हैं। मेरे दादाजी काफ़ी मेहनत करते हैं पूरा। पहले से सबसे पहले उन्होंने लीची का बाग तैयार किया था, तो उनके साथ धीरे धीरे मैंने उनके साथ उनके काम में हाथ बटाया है, तो उनसे सीखा है, काफ़ी कुछ सीखा है। फिर उसके बाद ये अभी हमने 3 साल पहले सेबों का बाग लगाया था, तो उसमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मेरे को दादाजी से। और अभी हमने ये कीवी का बाग लगाया है, तो कुछ उसमें भी मेरे को काफ़ी नॉलेज मिलता है। और अभी मैंने स्टार्ट किया था, जैसे कोरोना आ गया था तो कुछ करने को था नहीं घर पे, तो दादा ने मेरे को सजेस्ट किया कि ऐसे सब्जियों का काम भी कर सकते हैं जो कि मार्केट कभी बंद नहीं हो सकती। तो मैंने अभी सब्जियां लगाई थी और काफ़ी मैं अच्छी इनकम जनरेट कर लेता हूँ। जॉब से इतनी इनकम जनरेट नहीं होती कभी भी। नगरोटा बगवा के उद्यान विकास अधिकारी डॉक्टर विवेक गर्ग का कहना है कि इस ब्लॉक में 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार पौधे लगाए गए हैं, जिनसे 1800 मीट्रिक टन फल उत्पादन होता है। पहले तो यहाँ पर जो है लीची, आम, संतरा प्रजाति के फलदार पौधे ही लोग जो हमारे बागवान थे वो लगाते थे, लेकिन 2017-18 के बाद जो है यहाँ पर जो अन्य फसलें हैं जैसे कि सेब और कीवी के प्रति जो हमारे बागवानों का उनका रुझान शुरू हुआ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मुझे बड़ा हर्ष होता है कि यहाँ पर तकरीबन 2.5 हेक्टेयर भूमि पर जो है नगरोटा बगवा के अंतर्गत जो है सेब की भी बागवानी की जा रही है, और जिसमें से तकरीबन 2000 पौधों पर जो है इस टाइम प्रोडक्शन आ चुकी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो बागवान हैं वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक ही क्रॉप नहीं ले रहे हैं, विभिन्न क्रॉप जो है, विभिन्न फसलें जो है अपने ले रहे हैं, और पूरे साल जो है उनकी आजीविका जो है उसमें ना कुछ अपनी आजीविका के तौर पे जो है अपनी इकोनॉमी को साउंड कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। तो सुरेश उपाध्याय ने तो एक नज़ीर पेश किया है, और अब ज़रा देखते हैं कि इस मौसम में कैसे करें मौसमी फसलों की खेती और उनका देखभाल, ताकि ये फसल आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय बारिश का लाभ लेते हुए जल्द से जल्द धान की रुपाई कर ले। हालांकि इस मौसम में यहाँ अदरक में रोगों का प्रकोप देखा जा सकता है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव कर ले। असम के पहाड़ी इलाकों में इस समय साली धान की रुपाई करते रहे। इस समय यहाँ भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में साली धान की नर्सरी से बारिश के पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था करें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान भी साली धान की रुपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय अरहर, तिल और मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। यही जिन किसानों ने अरहर की बुआई कर ली है वे खेतों से पानी निकालने की उचित व्यवस्था कर ले। इसके साथ ही यहाँ केले के बागों में पानी जमा ना होने दे। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में भी किसान साली धान की रुपाई और तिल की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ बागों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके के किसान साली धान की रुपाई के अलावा अरहर और तिल की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय जूट की कटाई भी कर ले। वहीं मेघालय के किसान खरीफ धान की नर्सरी लगाते रहे। इसके साथ ही धान की रुपाई के लिए खेत तैयार कर ले। इसके अलावा यहाँ खेतों और बागों में बारिश का पानी जमा ना होने दे। मणिपुर में खरीफ धान की रुपाई जारी रखे। इसके साथ ही यहाँ मक्का, सोयाबीन, उड़द और राइस बीन के खेतों में पानी जमा ना होने दे। इसके साथ ही यहाँ के किसान इस समय अदरक के खेतों में कम अवधि वाली फ्रेंच बीन्स की बुआई कर सकते हैं।
मिजोरम के किसान इस समय मक्का और लोबिया की तुड़ाई कर ले। त्रिपुरा में अमन धान की रुपाई करते रहे। वहीं नागालैंड में खरीफ मक्का, अरहर और सोयाबीन की बुआई करते रहे। तो आप भी अपने इलाके के हिसाब से इन जानकारियों का इस्तेमाल करें। और फिलहाल किसान समाचार में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सरकार का प्रयास, महामारी में भी किया कमाल, नए उत्पादों पर दिया ध्यान, बम्पर हुआ कृषि निर्यात। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश बम्पर कृषि निर्यात, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर।